हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है लोकेशन ऑफ कंप्रेशन और इंट्रैपमेंट एंड टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशंस। बेसिकली हमारे पास तीन तरह की साइट्स होती हैं जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंप्रेशन या इंट्रैपमेंट के, ठीक है, जिनको थ्री हमने डिफरेंट तरह से डिस्कस भी किया था पहले, लेकिन हम इसको अब और डिटेल में डिस्कस करेंगे किस किस जगह पे कैसी कंप्रेशन आ रही है और उनको प्रोवोकेट करना, मतलब उन सिम्टम्स को ज़्यादा बढ़ा के चेक करना, या आप ये कहते हो सिम्टम्स को प्रोवोक करके हम बेसिकली टेस्ट कर रहे होते हैं कि यहीं पे ही कंप्रेशन है या किसी और साइट पे। तो हम स्पेसिफिकली इन तीनों के टेस्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेजरली हमने तीन चीज़ें देखनी है, जो तीन प्राइमरी साइट्स हैं जहाँ पे कंप्रेशन आ रही होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास साइट है इंटरस्केलिन ट्रायंगल। सेकेंड वन वॉज दी हमारे पास आ जाती है कोस्टोक्लाविकुलर स्पेस, एंड थर्ड वन इज द एक्सिलरी इंटरवल, ठीक है। हम तीनों साइड्स को डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ रही है इंटरस्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। ये वो ट्राइंगल है जो स्केलिन इंटीरियर और मीडियस के बीच में होता है एंड द फर्स्ट रिब, ठीक है। इन तीनों के बीच में ट्राइंगल बन रहा होता है। If these muscles are hypertrophied, right, or have an anatomical variation, they may compress the proximal portion of the brachial plexus, normal mobility of the neural tissue with head and arm movements. ठीक है, अब उन्होंने कहा आपको कि अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है या टाइटनेस आ जाती है या कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन, मतलब एनाटॉमिकली ही या तो हमारे पास फर्स्ट में वेरिएशन हो सकती है, कोई सर्वाइकल रिब हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो है स्पेसिफिक रीजन में हमारे पास क्या करिए कि उस मोबिलिटी को कम करिए और वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट करिए हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर या न्यूरल टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको अब जाके देखते हैं, पहले पिक्चर्स देखिए हमारे पास इंटरस्केलिन ट्रायंगल होता कैसे, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरस्केलिन ट्रायंगल दिखाया हुआ। इंटरस्केलिन ट्रायंगल ना बेसिकली हमारे पास होता है हमारे पास इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये इंटीरियर स्केलिन मसल्स है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर और मिडल स्केलिन मसल्स है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये रीजन बन रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वन वाज द फर्स्ट रिब। तो अगर आप इन तीनों को देखते हो तो हमारे पास एक ट्राइंगल क्रिएट होता है, ठीक है, जहाँ से हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है और सबक्लेविन आर्टरी पास करिए, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा इस एरिया में कि ब्रेकियल प्लेक्सस इफेक्ट होगा और सबक्लेविन आर्टरी इफेक्ट होगी, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास क्या चीज आ रही है, इन दोनों को हमने टेस्ट करने के लिए टेस्ट फाइंड आउट करना है कि हमारे पास बेसिकली अगर इस रीजन पे कंप्रेशन है तो हमारे पास क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। Symptoms from dysfunction in this area are reproduced with Addison maneuver, which stretches the scalene muscles and places tension on the nerves. अब यहाँ पे एडसन का मैनुअर हम परफॉर्म करते हैं, एडसन टेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। मेजरली हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम देख सकें कि स्केलिन मसल्स की वजह से या इस प्रॉपरली इस ट्रायंगल में कोई इश्यू आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली आर्टरी को पल्स को हम चेक करते हैं और उस पल्स की एंड होने पे क्या सिम्टम्स पेशेंट के प्रोवोक हो रहे हैं उस बेसिस पे हम इसको टेस्ट को पॉजिटिव कहते हैं। हम पल्पेट करते हैं स्केलिन मसल्स को और फिर प्रोवोक करते हैं सिम्टम्स को। हम यहाँ पे एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गई हमारे पास थी एक्शन टेस्ट, आप ऐसे परफॉर्म करवाते हो। बेसिकली पेशेंट सीटेड पोजीशन में होता है, ठीक है। आप उसका आर्म स्लाइटली से क्या करते हो कि आप इसमें एबडक्शन करा रहे हो, ठीक है। फिर एक्सटर्नली रोटेट भी, क्योंकि इसकी हाथ सीधा है तो एक्सटर्नली रोटेशन भी आ रही थी, ठीक है। स्लाइटली एबडक्शन होगी, फिर आप क्या करते हो, बेसिकली आर्म भी हमारे पास एक्सटेंशन में है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, पल्स पल्पेट करते हो, ठीक है। पल्स पल्पेट करते हो और चेक करते हो कि पल्स कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप पेशेंट को रिकमेंड करते हो कि आप अपनी स्लाइटली सी एक्सटेंशन करो और सेम साइड जहाँ पे जिस साइड के आपने पल्स को ग्रैब किया है या जिस साइड के आपने पल्स पकड़ी है उसी साइड पे पेशेंट अपना हेड रोटेट करे। जैसे वो रोटेट करेगा हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो डीप ब्रीदिंग करे, ठीक है, सांस ले। जैसे वो सांस लेगा तो हमने देखना है कि या तो पेशेंट के सिम्टम्स में प्रोवोकेशन आ रही है कि उसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको जो टिंगलिंग की सेंसेशन या कोई पेन या जो भी चीज़ थी वो बढ़ रही है या नहीं। और सेकेंड वन कि हमारे पास दूसरा क्या होता है कि आपके पास पल्स जो है वो आ रही है या नहीं आ रही। पल्स अगर एंड हो जाती है तो तब भी टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन सिंपली आप ये चीज़ से करो कि इंटरस्केलिन ट्रायंगल में हमारे पास आर्टरी या हमारे पास मसल्स का कोई इश्यू तो नहीं है। आर्टरी को चेक किया तो हमने
पल्सेशन का काम किया, और जब हमने यहाँ पे आपके पास साइड सेम साइड रोटेशन करवाई, एक्सीलेटरी रोटेशन करवाई, तो हमें पता चल गया बेसिकली कि हमारे पास इंटरस्केलियन मसल्स का इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें हमने टेस्ट कर ली इसमें, ठीक है। सेकेंड, जो हमारे पास एक और बहुत कॉमन स्पेस है जहाँ पे हमारे पास इशू आता है, वो है कोस्टोक्लाविकुलर स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द क्लैविकल एंड द फर्स्ट रिब, ठीक है। क्लैविकल सुपीरियर होती है और फर्स्ट रिब इंफीरियर होती है, छोटी सी स्पेस होती है जो इन दोनों एरियाज के अंदर आती है। अगर इसमें न्यूरोवेस्कुलर बंडल कहीं पे कंप्रेस हो जाता है बिटवीन द क्लैविकल एंड द फर्स्ट रिब, तो हम वहाँ पे अब इसको चेक करने के लिए स्पेसिफिकली चीजें देखते हैं। और मेजरली हमें कॉजेज पता है कि सूट केस उठा लिया तो इस जगह पे आ सकती है कंप्रेशन, मतलब कोई आपने हैवी चीज शोल्डर पे उठाई है उसकी वजह से कोई बैग आ गया, या आपके पास स्लाउच पोस्चर बेसिकली काइफोसिस की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है, तो उस केस में अगर आपके पास क्लैविकल फ्रैक्चर हो गया तो इस रीजन में आपके पास सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको चेक करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको एडेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उस टेस्ट को और भी डिफरेंट नाम से हम पहचानते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा एक एलिवेटेड फर्स्ट रिब जो होती है उसकी वजह से या कोई सबलक्सेशन हुई तो हमारे पास अपर थोरैसिक की ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती है, ठीक है। जो हमारे पास अपर थोरैसिक, देखो अगर फर्स्ट रिब इफेक्ट हुई हुई है या उसकी सबलक्सेशन हुई है या आजमा है बेसिकली एम्फीसीमा है पेशेंट को, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमें क्यों पल्मोनरी कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं। एक तो पल्मोनरी इटसेल्फ, लेकिन समटाइम्स वो पल्मोनरी कंडीशन आपके मसल्स पे इस तरह से इफेक्ट करती है इनडायरेक्टली कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम आपके पास अगर पेशेंट को आजमा या एम्फीसीमा का केस है तो हमारे पास उस केस में हमने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस केस में अगर पेशेंट अपर थोरैसिक ब्रीदिंग करता है ना, मतलब उसने अपर थोरैसिक ब्रीदिंग का मतलब ये है कि उसने यहाँ के उसके एजमा की वजह से, जाहिर बात है पेशेंट एक डिफिकल्ट ब्रीदिंग कर रहा होता है तो उसके मसल्स यहाँ के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं अपर थोरैसिक रीजन के, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी वजह से भी कोस्टोक्लैविकुलर स्पेस जो होती है हमारे पास बेसिकली अफेक्ट हुई होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकेंड टेस्ट था पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या चीज थी। तो कोस्टोक्लैविकुलर स्पेस अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही हो ना, देखो इस स्पेस में यहाँ पे आपको जो स्पेस नजर आ रही है जिसमें आपको बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी या सबक्लेवियन वेन नजर आ रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्पेस है जो आपके पास क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो स्पेस है ना बेसिकली ये हमारे पास कहलाती है, ये हमें बताती है कि बेसिकली इस रीजन में अगर कोई कंप्रेशन है तो आर्टरी और वेन पे कोई कंप्रेशन आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास सिम्टम्स प्रोवोक हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्लाइटली से आपको ब्रांचेस नजर आ रही है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो समटाइम्स ब्रेकियल प्लेक्सिस की भी प्रोवोकेशन इस रीजन में आती है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली चेक करने के लिए ना एडसन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उन्होंने कहा कि अगर सिम्टम्स होते हैं ना हमारे पास क्लैविकल की वजह से, अगर डिप्रेस हो जाती है क्लैविकल या रिप्रोड्यूस हो जाती है, शोल्डर रिट्रैक्टेड पोजीशन में चले जाते हैं ड्यू टू एनी डिफॉर्मिटी, या पेशेंट हो सकता है उसी तरह से उसकी एनाटॉमिकल फीचर्स हों, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेसिकली मिलिट्री ब्रेस टेस्ट करते हैं। मिलिट्री ब्रेस टेस्ट को ही हम एडन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको कोस्टोक्लैविकुलर टेस्ट भी कहते हैं, इसके बहुत डिफरेंट तरीके से के नाम है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली जिस तरह से चेक करें वहाँ पे आप चेक कर लेते, ठीक है। When in this posture, a patient is asked to take in a breath and symptoms are produced. The rib elevation is causing the symptoms. बेसिकली रिब के एलिवेशन इसमें सिम्टम्स कॉज करिए, हम यहाँ पे भी इसको चेक करते हैं कि कैसे परफॉर्म होते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ द क्लैविकल एंड द फर्स्ट रिब शुड आल्सो बी टेस्टेड, तो हम मोबिलिटी भी चेक करते हैं क्लैविकल की और फर्स्ट रिब की इसमें, ठीक है। सो एडसन टेस्ट ऐसे परफॉर्म होता है, सॉरी एडन टेस्ट इस तरह से परफॉर्म होता है कि आपको जैसे लास्ट में आपको पिक्चर दिखाई थी ना एडसन टेस्ट की, वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से आपने पोजीशन क्रिएट करनी होती है, आपने रेडियल पल्स को पल्पेट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो रीजन आ जाता है ना आपके पास बेसिकली क्लैविकल का, ठीक है। आपने क्लैविकल आपने स्लाइटली सा पेशेंट को पता है क्या गाइड करना होता है, यहाँ पे आपने ये जब सारी आपने पोजीशन क्रिएट की ना स्लाइटली एबडक्शन, एक एक्सटेंशन में आर्म चला गया, ठीक है, आपने एबडक्शन कराई, एक्सटेंशन ली और आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन भी आ रही थी, फिर आपने पल्स पेट की, फिर आपने स्लाइटली सी पकड़ के शोल्डर को ट्रैक्शन देनी होती है, ठीक है। ट्रैक्शन आपको पता है कि हम नीचे की तरफ जैसे बाजू को मूव करते हैं इनफीरियरली, ठीक है। आपने स्लाइटली सी ट्रैक्शन देने के बाद क्या किया,
कि बेसिकली आपने पल्पेट करना है यहाँ पे बेसिकली क्लैविकल के रीजन को, ठीक है। क्लैविकल का जो आपको जो स्पेसिफिक रीजन बताया ना, फर्स्ट रिब और क्लैविकल के रीजन भी, आपने यहाँ पे क्लैविकल के रीजन को पल्पेट करना है और यहाँ पे चेक करना है और मूवमेंट क्लैविकल की, फर्स्ट रिब की और डिफरेंट यहाँ पे रीजन पे, ठीक है। ताकि आपके पास एक तो आपको सबसे पहली चीज के वहां पे आपको फील होगा कि बेसिकली यहाँ पे कोई मूवमेंट है कि नहीं है, क्लैविकल की, फर्स्ट रिब की मोबिलिटी कैसी है। सेकेंड वन, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारे पास पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। बेसिकली आपको बता देगी कि रेडियल पल्स में या आर्टरी में कोई इशू, आर्टरी या वेन कहीं कंप्रेस्ड है या नहीं है, बेसिकली आर्टरी बताएगी। और यहाँ पे आपको बेसिकली बता दिया जाएगा कि स्पेसिफिक रीजन पे कोई और मोबिलिटी की वजह से इशू तो नहीं आ रहा क्लैविकल या फर्स्ट रिब की, ठीक है। सो मेजरली इसकी ये हमारे पास आपके पास आ जाती है कि मिलिट्री बेस्ड टेस्ट कि आप ये क्यों करा रहे थे परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज द एक्सिलरी इंटरवल। ये हमारे पास एंटीरियर डेल्टा पेक्टोरल फेशियर के बीच में आता है, पेक्टोरलिस माइनर और कोराकॉइड प्रोसेस के बीच में। ये इन तीनों चीजों के बीच का रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई कंप्रेशन आ जाती है या कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाती है स्ट्रक्चर्स में, तो हमारे पास बेसिकली पता चल जाता है किस रीजन पे हो रहा है। पेक्टोरलिस माइनर की टाइटनेस है, कोई फॉल्टी पोस्चरल स्कैपुला की वजह से, रिपीटेटिव ओवर यूज है, कुछ भी आपके पास, ठीक है। तो हम इसमें ना बेसिकली हम रोज टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो हम पहले इस चीज को देखते हैं कि एक्सिलरी इंटरवल बेसिकली अगर आप देखो ना, इंटीरियर डेक्टोपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। तो हमारे पास जो फेशिया है ना, जो पेक को और डेल्टॉइड को कवर कर रहा होता है, उसका एक बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन होता है इंटीरियर साइड पे, वहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर आपको वहाँ पे इंटीरियर साइड पे समझ आ रही होगी। एंड द थर्ड वन वाज द बेसिकली कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस आपको पता है कि हमारे पास कहाँ पे था, ठीक है। तो जब इन तीनों चीजों पे हमारे पास इफेक्ट आ रहा होता है ना, तब हम कह रहे होते हैं कि बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गया, ये स्पेसिफिकली ये आ गया। अब आपको ये रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली पता चल रहा होगा कि किस चीज को है। पेक्टोरलिस माइनर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर की अगर टाइटनेस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों चीजें, नर्व्स भी हैं, आर्टरी भी है, वेन भी है, तो यहाँ पे तीनों चीजों के कंप्रेस होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली स्पेस या एक्सिलरी इंटरवल, जहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास हो सकती है आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज आ गई है कि हमने इसमें जो टेस्ट परफॉर्म करना होता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि आपने होल्ड करना आर्म को, किस तरह से आपने चेक करना है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एलिवेटेड पोजीशन में आप ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ब्रांचेस को चेक करते हो, ठीक है। फिर आप डिफरेंट तरह से रोज के टेस्ट को परफॉर्म करते हो, तो हमारे पास बेसिकली पता चल जाता है कि किस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं, फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास मूवमेंट कैसे परफॉर्म करवानी है, पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने अपने हैंड्स जो है ना फुल एबडक्शन 90 डिग्री की तरफ लेके आना है, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर एबडक्शन नजर आ रही है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आपने फ्लेक्शन करानी है। अब आप एक्सटर्नल पैर, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एबडक्शन करवाई, फिर आपने एक्सटर्नल रोटेशन भी करवानी है, ताकि आपके हाथ जो है बेसिकली आपका जो थंब है वो ऊपर वाली साइड पर रहता है जब आप बेसिकली करवाते हो क्या एक्सटर्नल रोटेशन, तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं, आपके सामने की फॉरवर्ड वॉल की तरफ ना आपके हाथ होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि बेसिकली जब आपने एक्सटर्नल रोटेशन करवा दी ना, तो हमारे पास स्लाइडली सी जो होती है ना मसल्स की, आपको पता चल जाती है कि यहाँ पे टाइटनेस कितनी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, पेशेंट को कहा कि आपने आप स्लाइड आपने क्या करनी है, 90 डिग्री फ्लेक्शन भी परफॉर्म करनी है अपने एल्बो जॉइंट पे। तो जब आप फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उसका एक ये पोजीशन क्रिएट हो जाती है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने हाथ खोलना और बंद करने हैं 3 मिनट के लिए लगातार, ठीक है। अब उस 3 मिनट में अगर तो एक नॉर्मल फटीग है, कोई थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर उसके सिम्टम्स प्रोवोक हो रहे हैं, उसको टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं, उसको कोई और इशू ऐसा प्रोवोक हो रहा है जो उसको लग रहा है कि हाँ ये ज्यादा पीक लेवल का है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई माइनर सी फटीग है, तो उस केस में आपने कहना है कि रोज टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास कोई ना कोई ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट हमारे पास अफेक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अगर तो उन्होंने कहा होल्डिंग द आर्म इन एन एलिवेटेड पोजीशन प्लेसेस अ स्ट्रेच ऑन द लोअर ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स एंड ब्लड वेसल्स। मैंने आपको कहा ना, हाथ जैसे उसने ऊपर उठाए थे तो हमारे पास उसने क्या किया कि ब्लड लोअर ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और ब्लड वेसल्स पे उसने क्या किया, स्ट्रेच अप्लाई किया। अगर तो हमारे पास पुअर न्यूरोवेस्कुलर मोबिलिटी है ना, ठीक है, सॉरी न्यूरोवेस्कुलर मोबिलिटी एंड टेंशन है, लोअर प्लेक्सिस पे आ रही है या ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर पार्ट पे आ रही है,
तो पेशेंट जो एक्सपीरियंस करता है ना सिम्टम्स और रिप्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स वहाँ पे एबडक्टेड पोजीशन में करता है, ठीक है। तो हम इसीलिए चेक करते हैं कि पेशेंट के रिपीटेटिव मूवमेंट्स को भी करके, ताकि कोई स्कीमिक पेन तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स पे हमने जब मूवमेंट करवाई ना, तो हमें पता चलता है कि कोई स्कीमिया तो नहीं हुआ वहाँ, कोई डेड टिश्यूज तो नहीं है, या कहीं पे ब्लड फ्लो का इश्यू तो नहीं है, कहीं पे ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लड फ्लो का कंप्रोमाइज होना मतलब आर्टरी या वेन पे कहीं इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं कंप्रेशन आ रहा है। सेकेंड वन वॉज था, मैंने चेक कर ली ब्रेकियल प्लेक्सिस की मोबिलिटीज के थ्रू, ठीक है, तो हमारे पास वेस्कुलर कंप्रोमाइज और ये सारी चीजें वहाँ पे चेक होगी। थर्ड वन के कोई पेक्टोरालिस माइनर का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम आ रहा है, क्योंकि जब हमने एबडक्शन करवाई तो हमें उससे वो भी आइडिया हो गया कि हमारे पास पैक्ट माइनर का इशू है कि नहीं है, या मसल टाइट हुआ कि नहीं है। तो ये चीजें थी तीन जो आपको डिस्कस करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है विथ टेस्ट, ताकि आपके पास टीओएस को बेसिकली डायग्नोस करना आ सके, ठीक है। यहाँ पे जब डायग्नोसिस की बात आती है ना, तो फिजिकल थेरेपी की डायग्नोसिस मेजरली मेजरली स्पेशल टेस्ट और इन्हीं टेस्ट पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई ऐसे 100% गारंटेड टेस्ट है, यहाँ पे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, सम रिसर्चेस अभी भी डिनाई करती हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं ये प्रॉपरली इतने अच्छे नहीं होते, ये एक स्किल्ड है, ठीक है, ये आपके अंदर स्किल्ड आती हैं। आप जितने ज्यादा टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं आप उतने स्किलफुल हो जाते हैं कि कितने अच्छे से आप परफॉर्म करें, लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ कि आपके पास एक स्पेसिफिक ठोस चीज है जिसके थ्रू आप बेसिकली डायग्नोसिस कर सकते हो। तो आप लोगों को ये चीज प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि जब आप एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उस टेस्ट में आप देख क्या रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग वॉज कि वहाँ पे उस टेस्ट पे आप बेसिकली जब काम कर रहे हो तो आपके पास स्पेसिफिकली वहाँ पे कौन सा रीजन है जो कंप्रेस हो रहा है और आप किस रीजन को किस डिजीज के लिए टारगेट कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया आर्म का, एल्बो का, या कोई कॉजन या मिल्स टेस्ट जैसे लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत आम से कार्पल टनल की डिफरेंट टेस्ट है, फैलेंस टेस्ट वगैरह, ठीक है, मैं मानती हूँ डिफरेंट आप डायग्नोसिस तो बनाते हो, पर इसके पीछे की कॉज पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हर रीजन का बता दिया कि आप जब ये टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपके पास ये रीजन डायग्नोस होगा, ये टेस्ट परफॉर्म करोगे तो ये रीजन डायग्नोस होगा। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका डायग्नोसिस एक प्रॉपरली हो। बाकी सारी चीजें अपनी तरफ है, आप एनसीएस करवाते हो, आप डिफरेंट तरह की रेडियोलॉजिकल ग्राफिंग करवा रहे हो, आप डिफरेंट तरह से और टेस्ट परफॉर्म करा के पेशेंट को डायग्नोस करने की सोच रहे हो, बट स्टिल आपके पास जो फिजिकल टेस्ट है, एक तो ये हमारे पास कोई भी इसका प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट इसकी वजह से कोई पेशेंट को हार्म आ रहा हो, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द ये बहुत सेफेस्ट वे है कि आप पेशेंट को डायग्नोस भी कर लेते हो, उसको ट्रीट भी कर सकते हो, और ये डायग्नोसिस नहीं होते, इसके साथ ये टेस्ट मेजरली ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है ट्रीटमेंट देना किसी पेशेंट को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारे पास ये समरी रह गई थी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।